नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्राप्ति तिवारी और हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ी है मध्य प्रदेश की वर्किंग प्रेसिडेंट कविता पांडे जी। कविता पांडे जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हाल ही में रीवा में जो एसिड केस हुआ एक लड़की का, उस पर आपका क्या कहना है? रीवा के जने थाना अंतर्गत 3 बेटियां अपने घर में सो रही थी और अर्धरात्रि को एक लड़का, सनकी लड़का पहुंचता है और उनकी छत का एक पत्थर हटाकर उनके ऊपर एसिड डाल देता है। कितने दुख की बात है। वो तीनों बेटियां, कल मैं उनको अस्पताल गई देखने, तो एक 20 वर्षीय युवती है, 2 छोटी छोटी 9 और 7 साल की उसकी भतीजियां हैं। तीनों बुरी तरह जली हुई हैं। उनका पूरा चेहरा, जगह जगह छींटे पड़े हैं शरीर में और इस भीषण गर्मी में वो दाह से परेशान हैं। तो हम लोगों ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा ना हो या यदि इलाज नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी उनका इलाज भी कराएगी, प्लास्टिक सर्जरी भी कराएगी, क्योंकि 20 वर्षीय युवती की शादी अभी तय हो गई है और शादी होने जा रही है। लेकिन उसी शादी में वो रोक लगाना चाह रहा था सनकी, पागल और सिरफिरा, जो कि खुद 2 बच्चों का बाप है, और उसने इस तरीके का घृणित कृत्य किया है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करके और विदिन अ वीक, 1 हफ्ते के भीतर टिट फॉर टैट करके उसको जलाया जाए और उसको फांसी दिया जाए। यदि शिवराज सिंह आपसे ये नहीं बनता, जबकि आप इस बात का बड़ा दम्भ भरते हैं कि मैं मामा, मध्य प्रदेश की बेटियों का भाई और मामा। अरे कैसे मामा हो? तुम्हारे मामा के आगे तो शकुनी भी फेल हो जाए। आज हमारे देश में मामाओं का इतिहास बड़ा कलुषित और कलंकित रहा हो। चाहे कृष्ण के मामा कंस रहे होंगे तो कंस कृष्ण को मारना चाहते थे, हमारे भगवान को। इसी तरह शकुनी अपने पूरे पांडव और कुल के नाश का कारण बना। तो ये शिवराज सिंह मामा जब से हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं तो महिलाओं के ऊपर अपराध तीव्रता से बढ़ते हैं। अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के मानकों के जब भी नतीजे आते हैं तो मध्य प्रदेश हर साल बलात्कार में और तमाम इस तरीके की घटनाओं, एसिड अटैक की भी घटनाएं बढ़ी हैं। उन सब में हमेशा अव्वल आता है, कुपोषण में अव्वल आता है। तो किसी भले काम में कभी ये अव्वल नहीं होते, लेकिन बुरे काम में और खासतौर पे महिलाओं के ऊपर अपराध में मध्य प्रदेश अव्वल होता है। और हम सब कलंकित होते हैं, महिलाएं लज्जित होती हैं, शर्मसार होती हैं। जो भी कल अस्पताल जाएगा, और कितने दुख और शर्म की बात है कि रीवा जिले का सांसद भारतीय जनता पार्टी का, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भाजपा का है, लेकिन 3 बेटियां संजय गांधी अस्पताल 1 किलोमीटर की दूरी है सब विधायक और सांसदों के घर से। कोई उधर झांका नहीं और उन बेटियों का किसी ने भी कोई हालचाल नहीं लिया। तो ये कितने निर्मम, निष्ठुर और अहंकारी सरकार है। मैं इनकी निंदा करती हूँ। और एसिड अटैक से परेशान हमारी बेटियों के इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जाए, उनको एम्स जैसे बड़े अस्पताल में भर्ती किया जाए, उनका अच्छा इलाज किया, प्लास्टिक सर्जरी कराई जाए, ताकि कल को उनकी शादी होनी है तो उनको किसी प्रकार के रंग रूप का जो आक्षेप होता है वह उनके ऊपर ना पड़े। और यदि शिवराज सिंह 1 हफ्ते के अंदर अपराधी को फांसी नहीं देते तो ये मान लूँगी कि इनकी इच्छा से ही मध्य प्रदेश में इस तरीके का अपराध बढ़ रहा है। और ऐसे जो दुष्ट पापी हैं उनका मनोबल बढ़ता है जब उनको अपराध का दंड नहीं मिलता। आप देख लीजिए, दुनिया भर के ऐसे सैकड़ों देश हैं, UAE हैं, सऊदी अरब वगैरह हैं, जहाँ की महिलाओं के खिलाफ अपराध होते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि टिट फॉर टैट, यदि तुमने हमारे साथ ये किया तो हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो क्यों नहीं हमारी सरकार जब बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप याद कीजिएगा निर्भया केस 2016 का, तो बड़ी बड़ी रीवा से मोमबत्ती लेके यही सांसद जनार्दन मिश्रा गए थे। लेकिन जब हमारे मध्य प्रदेश में और खासतौर पर रीवा में अभी सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई, कई सारी घटना हुआ, तब इन लोग को जरा भी शर्म नहीं आती। मैं निंदा करती हूँ ऐसी सरकार की। जैसे कि आपने कहा, महिलाओं के आपराधिक केस आजकल प्रदेश में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या खास सुरक्षा करनी चाहिए महिलाओं के ऊपर? निसंदेह बेटियां हैं तो कल हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे छद्म झूठे नारे देने का कोई मायना नहीं है जब तक हमें अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं देते। आपने सुना होगा, रात में गई अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश की भाजपा की, मैं टीवी में उनका प्रवचन सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई औरत नहीं है। अनपढ़ सी औरत को महिला का आयोग का अध्यक्ष बना दिया है अजय सिंह बिष्ट और योगी और मोदी ने मिलके।
वो महिला कह रही थी कि महिला लड़कियों का मोबाइल चेक करो, लड़कियों को मोबाइल मत दो। अरे मूर्ख औरत, तुम तो अनपढ़ हो के महिला आयोग में भाड़ पचासी करके बैठ गई हो। ये बेटियां ये दिन की स्वतंत्रता पर तुम अंकुश लगाओगी तो कैसे ये ताकतवर बनेंगी? इन्हें तो और ताकत की ज़रूरत है। इनको जूडो कराटे सिखाओ, इनको अस्त्र शस्त्र दो। हर मध्य प्रदेश की महिला को लाइसेंस दो बंदूक का, तलवार का, ताकि वो स्वयं मजबूत हो, आर्थिक रूप से संपन्न बने। आज मध्य प्रदेश में यदि आप बेरोजगारी के आंकड़े देखो तो महिलाओं के पास कोई काम ही नहीं है। आर्थिक रूप से यदि उनको समृद्ध बनाओगे तो वो सुरक्षित होंगी, ताकतवर होंगी और अपनी लड़ाई लड़ सकेंगी। और एसिड अटैक वाली घटना में तो आप सोचिए ना कि लड़कियों को कहेंगे कि वो आधा कपड़ा पहनती, वो तो बाहर गई थी। वो तो बेचारी छोटी छोटी बच्चियां 9 साल 7 साल 20 साल की लड़की अपने घर में सो रही थी। और खपरेल खोलता है अपराधी और उसके ऊपर एक तरफा प्यार में पागल आदमी उनके ऊपर एसिड फेंक देता है। तो ऐसे में कैसे लड़की सुरक्षित होगी? इसका एक ही मात्र तरीका है कि उनको अच्छी तरीके से सजा और दंड दिया जाए, ताकि इसकी नज़ीर देख के आगे किसी की हिम्मत ना पड़े। अच्छा, जैसे कि भाजपा केंद्र सरकार के रहते पेट्रोल के दाम 104 से 105 पहुंच चुके हैं और डीजल 100 रुपये होने वाला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा तो आपने जरूर सुना होगा। 2012 में स्मृति ईरानी जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, सुषमा स्वराज जी जो नहीं हैं, अरुण जेटली जी, मोदी जी, 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, डीजल और 85 रुपये था और 157 रुपया पर क्रूड ऑयल का दाम हुआ करता था। महंगे में खरीद कर मनमोहन सिंह सरकार अपने देशवासियों को सस्ता पेट्रोल डीजल दिया करती थी। आज की दिनांक पर सस्ता 20 रुपया 30 रुपया डॉलर प्रति बैरल खरीद कर सस्ता पेट्रोल डीजल खरीद के मोदी सरकार कमाई कर रही है। हज़ारों करोड़ रुपए ये कमा रहे हैं और लगभग 33 रुपया के आसपास ये जीएसटी और वैट हमसे वसूल रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में सिर्फ 9 रुपया टैक्स आपको कॉमन मैन को देना पड़ता था। धर्मेंद्र बयान जो ऑयल मंत्री थे, उनका एक पेट्रोलियम मंत्री थे, उनका एक बयान आपको याद होगा कि हम डीजल पेट्रोल के दाम को खुले बाजार के मत्थे कर रहे हैं कि जब महंगा होगा तो महंगा होगा, जब सस्ता होगा तो सस्ता होगा। तो जब महंगा होता तब तो होता है। अभी कोरोना काल में आप सबको याद होगा कि मुफ्त में, जीरो में उनका कहना था, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्शन वाले देश हैं उनका कहना था ले जाओ। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने हज़ारों करोड़ का तेल का स्टॉक किया है, उसके बावजूद ये महंगा बेच रहे हैं। देशवासियों को इन लोग एक्चुअली मूर्ख समझते हैं। इनको लगता है कि हम बड़े वाले ज्ञानी हैं, हम पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सेना और दुनिया भर की बेहियात बातों करके और सत्ता में हम बने रहेंगे। लेकिन आज रीवा जिले की मैं बात करूं तो 106 रुपया से ऊपर पेट्रोल है। तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। और कल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी धरना और आंदोलन हर पेट्रोल पंप के सामने करने जा रही है। और मैं मीडिया के माध्यम से अपने देशवासियों का आह्वान करती हूँ, अपील करती हूँ कि ऐसी निरंकुश और तानाशाह सरकार जो आपकी जेब काट रही है, आपके साथ ठगी कर रही है, आपके साथ लूट कर रही है। एक ठग, कारपोरेट ठग लाला रामदेव का आपने नाम सुना होगा ना, वह गली गली घूम कर कहा करता था कि आपको 35 रुपया लीटर वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए। वो इनका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। आज हम पूछते हैं कि भाई 35 रुपया वाली लीटर वाली सरकार तो आ गई, तू देना बाबा ठग। तो ठग, जो कारपोरेट ठग है, वो भाग जाता है, ही ऐसे करके मुंह छुपाता है और अपनी धोती संभालने लगता है। सलवारी बाबा, तुमको श्राप लगेगा देशवासियों का कि तुमने कांग्रेस की ऐसी सरकार जो देशवासियों के हित में काम करती थी, जनता के हित में काम करती थी, आज कोविड काल में लोगों के पास पैसा नहीं है, तब तुम जेबें काट रहे हो, ठगी कर रहे हो और ऊपर से कहते हो कि चलो भैया, अभी परसों नरसों ठग बाबा कह रहा था कि साइकिल से चलो। अरे भैया, तू चलना बाबा साइकिल पर, झूठे स्वामी, ठग। लेकिन देशवासियों को, जो किसान है, सबसे ज़्यादा डीजल की जो खपत होती है किसान के खेत में होती है। उसको जब अपना जुताई करनी होती है, बुवाई करनी होती है, कटाई करनी होती है, तब सबसे ज़्यादा उसको डीजल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या साइकिल से चला के किसान अपने खेत की जुताई और बुवाई कर लेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार
छद्म मुद्दों पर आपको ढकेलती है, भारत देश के युवाओं का ब्रेन वॉश करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 24 घंटा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इनके बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे, इस टाइप की बेवकूफ़ी भरी बातों में हमारे युवाओं को भिड़ाई रहती है और जो वास्तविक मुद्दे से भटका कर जेब काटती है। मैं ऐसी सरकार की निंदा करती हूँ। मैं पुनः कहती हूँ, बहुत हुई, महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। देखिए, कोरोना काल में जैसे कि डीजल के, पेट्रोल के, तेल के भाव बढ़ाए गए, गैस के भी, तो उसमें गरीबों को काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो उस पर महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है, और जिस प्रकार से प्रदेश में बेरोज़गारी बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? आज खाद्य तेल 70 रुपया लीटर, सरसों का तेल और खाने के सभी तेल, जो मीठा तेल जिनको हम कहते हैं, वो हुआ करते थे। आज हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में आता है। यहाँ पर मोस्टली लोग अचार और रोटी खाते हैं, हम भी। आम का अचार, इस टाइम आम प्रचुर मात्रा में आम का अचार बनता था, सरसों का तेल भारी मात्रा में लगता था। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मुझे रोज़ फ़ोन करती हैं कि कविता दीदी कुछ कीजिए, 220 रुपया सरसों का तेल है, मीठे तेल में भी आग लगी हुई है। तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी वही तेल 80 रुपये लीटर में बेच लेती थी और जनता तक पहुंचा देती थी, और आप 220 रुपये? तो इसका मतलब कि मोदी सरकार, शिवराज सरकार कालाबाजारी कर रही है। अंबानी अडानी के नाम इन्होंने देश को गर्वी कर दिया है, और आम जनता को और ख़ासतौर पर महिलाओं को, किचन की स्थिति है कि महिलाएँ सब्जी नहीं खा पा रही हैं, थाली में से सब्जी गायब हो गई है। दाल हमारी 100 रुपये से जो 70-80 रुपये किलो दाल मिला करती थी, वो आज 150-200 रुपये किलो मिल रही है। तो ऐसे में रसोई से सब्जी और दाल गायब हो गई। आम आदमी अचार भी नहीं खा सकता, तो आम आदमी रोटी और नमक तक पहुंच गया है। यह सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है। 2012 में मनमोहन सिंह के समय में आप याद कीजिएगा कि हमारा देश विश्व की तीसरी महाशक्ति बन गया था, और आज जब हमारा देश कई सैकड़ा वर्ष की गुलामी के बाद 1947 में हम गुलाम देश से आज़ाद देश बने थे, तब की स्थिति में आज इस मोदी सरकार ने 24% जीडीपी आपकी माइनस में है। बेरोजगारी दर का यही हाल है, युवाओं के पास बेरोजगार नहीं है। 15 करोड़ से ज़्यादा हमारे युवा साथी जो तमाम आईटी सेल में और तमाम वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं, वो घर में बैठे हुए हैं। लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी आप गली में चले जाइए, कोई औरतों की चैन छिना रहा है, कोई मोबाइल छिना के दौड़ रहा है, क्योंकि जब बेरोजगार है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आखिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा। पूरे विश्व में कोरोना काल में हर देश ने अपने घर में जब नौकरी छोड़ी तो उसके खाते में कुछ ना कुछ डाला, लेकिन इकलौती ये निकम्मी सरकार है जिसने मिडिल क्लास और जो नीचे वाले, पिछड़े वाले क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया। और उसमें हमारा ऐसा मानना है कि आप जैसे युवा, हम सब महिलाएं, सभी लोग प्रभावित हुए। और आप देखते होंगे कि जो महंगाई पर बड़ी बड़ी बातें करती थी स्मृति ने, उसका पता ही नहीं है। वो तो यूं सिलेंडर में लेट के ऐसे ऐसे कूदा करती थी, तो वो पता ही नहीं है कि मंत्री है कि नहीं। हम लोग तो सोच रहे थे कि वो एल यूनिवर्सिटी वाली डिग्री जाना पड़ेगा कि भैया हमारी जो स्मृति माता राम है, जो खूब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो चीख चीख के चिल्लाती थी। हमारी इच्छा है कि मैडम आए और हमारे साथ लड़ाई लड़ें, हम आपके साथ स्मृति जी चलेंगे। आप कभी कभी राहुल जी के खिलाफ बयान देने के लिए दिखती हैं, बाकी आप लगता है आराम कर रही हैं घर में, अकेले मोदी जी संभाले हैं। मोदी जी जब 2.5 महीना, आप याद कीजिएगा, कोरोना काल में हमारे देश में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, बिस्तर में बेड, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिला, मर गए, रेमडेसिविर नहीं मिला, ऑक्सीजन लगाया तो ये स्थिति बन गई, कोई बताने वाला नहीं था। लोगों ने घरों में उसमें सादा पानी डाल दिया, उसमें ब्लैक फंगस हो गई, हजारों लोग ब्लैक फंगस से मिल गए। ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन नहीं मिला। परसों मोदी जी दिव्य ज्ञान के लिए जब लगभग कोरोना की हमारे देश में विदाई होने पे आ गई, लोग सुरक्षित होने लगे, ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में अब क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तब प्रकट होते हैं और लंबा भाषण देता है कि हमारे देश में, उनका भाषण तो भाई अद्भुत और दिव्य है, और वो कह रहे थे 50 साल लग जाते थे। अरे मोदी जी, जरा कुछ अपने देश के इतिहास का ज्ञान रख लो, देश के प्रधानमंत्री हो, जब आप बोलते हैं ना तो ऐसे ऐसे हम लोग सिर पीटते हैं। बच्चा पैदा होता है, पोलियो मुक्त हमारा भारत बना है, बीसीजी का टीका कब से बना है, हमारे देश में प्लेग और हैजा जैसी महामारी आई हैं, उनसे मुक्ति हुई है। मोदी नेहरू जी के काल में ही हमारे देश में प्लेग, हैजा, छोटी चेचक और पोलियो जैसी बीमारी आई हैं, उनके टीके बने हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन 5 टीके लगते हैं। तो पता नहीं आपके घर में लगा कि नहीं लगा, हम लोग के लगता है, क्योंकि हम लोग आंगनवाड़ी से और जमीन स्तर की राजनीति करते हैं, तो वो 5 टीके
हमारे ही देश में बने हैं मोदी जी, आपकी जानकारी नहीं है तो मुझसे जाके पूछ आइएगा। तो आज जब देश का प्रधानमंत्री देशवासियों को भ्रम में रख के और भाषण झाड़ते हैं तो शर्म आती है कि इनका ज्ञान कहाँ है। भगवान, इनका भाषण लिखने वाला इनको बता तो दे। 50 साल लगते थे, 6.5 करोड़ टीकों का ध्यान आपने कर दिया जब पर साल 30 जनवरी को WHO ने महामारी घोषित की। उसी दिन राहुल गांधी जी ने, हमारे प्यारे नेता ने, ये बात कही कि मोदी जी देशवासियों को बचाइए, यह महामारी है, इसकी तैयारी करिए। तब आपके जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, स्मृति, मोदी जी हाँ ठाका लगा रहे, अरे 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 ये तो भाई बहन डर मचा रहे हैं, डर मचा रहे हैं। उसके बाद जब इंजेक्शन बन गए तो उसके बाद आपको ग्लोबल नेता बनने की बड़ी शौक चढ़ी हुई है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। तो आपने पूरे जो देशवासियों का टीका था, जो हमारे आपके हिस्सा का टीका था, वो सारा का सारा टीका आपने 6.5 करोड़ देशवासियों को दुनिया भर में दान दे दिया। जब हमें टीकाकरण की जरूरत पड़ी तो मुझे दुख के बाद साथ कहना पड़ रहा है कि आज 3.5% मास्क लोगों को डबल डोज लग चुका है और सेकेंड डोज मात्र 17% लोगों को जब कांग्रेस पार्टी ने चढ़ाई बोली तब अभी तक में कल जाके लगा। जब हमारे वैक्सीनेशन की ये स्थिति है, जबकि आप जानते हैं कि अमेरिका में 40% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, यही हाल जर्मनी का है, यही हाल ब्रिटेन का है। ऑलमोस्ट लगभग हमारी सरकार मदमस्त थी, ग्लोबल हेड, ग्लोबल लीडर बनने की इनकी कोशिश हो रही थी। ये बिल्कुल भी इस बात का कतई प्रयास नहीं कर रहे थे कि हमारे देशवासियों का वैक्सीनेशन हो। और आज भी टीकाकरण के केंद्रों में टीका नहीं है का बोर्ड लगा है। पहले इन्होंने कहा टीकोत्सव, इनको जब झाड़ू लगाओ तो झाड़ूओत्सव, खाना तो खानोत्सव, तो इनको उत्सव बनाने का बड़ा शौक है। आप याद कीजिएगा, कोई भी काम, टीका नहीं, घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को, तो टीका था नहीं, टीकोत्सव चालू हो गया। नाटक, नौटंकी, मदारी किया करते हैं महाराज शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्रता से, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ और भारत की एक बेटी, एक बहन आपसे अनुरोध कर रही है कि देशवासियों के हिस्से को पाकिस्तान को न दे दो। 500 करोड़ का टीका आपने अपने सगे भाई पाकिस्तान को दान कर दिया, तो हमारे भारत वाले कहाँ चले जाएंगे। तो आज ये स्थिति है, बेरोजगारी के हाल बेहाल है और मेरा अनुरोध है कि देशवासियों की चिंता पहले करना चाहिए। हमारे हक और अधिकार हम लेके रहेंगे और हम लड़ेंगे तब तक जब तक कि आप लोग ये मदारी का खेल बंद नहीं करते। शिवराज भाजपा पे जो अभी चल रहा है उठापटक का, तो उस पर आगे क्या परिणाम निकलेगा? नूरा कुश्ती का खेल है, लूट कर बनी सरकार है। जनादेश 2018 में कमलनाथ जी और कांग्रेस को जनता ने दिया है। आप जानती हैं कि लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव होते हैं। अब 5 साल के लिए जनादेश कमलनाथ जी को मिला था कि आप मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आबादी का नेतृत्व कीजिए और मध्य प्रदेश को इस लबरा और झूठे मामा से मुक्ति दिलाइए। लेकिन ये लबरा झूठा मामा इतना परेशान 1.5 साल में, हर दिन ये खरीदा बेची में लगा रहा। खरीद बेच के इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन आप देखिए परसों नरोत्तम मिश्रा, VD शर्मा, उधर से ज्योतिरादित्य, दोनों पकड़ के एक दूसरे की, जैसे मेढक एक दूसरे को खींचते हैं कि जैसे कोई कुएं में एक मेढक आ जाए तो नीचे से 4-5 मेढक उसको खींचते रहते हैं कि बाहर ना जाने पाए। ये काम तो करना इन्होंने कभी चाहा ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नूरा कुश्ती, मैं मुख्यमंत्री, ये सब चल रहा है। कल आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, पोजीशन वाइज वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद 2nd नंबर पर, और वो कैबिनेट में बैठे थे और उनको वो जब प्रोजेक्ट का मना कर रहे थे तो उसके बावजूद उन प्रोजेक्ट को इन्होंने मंजूरी दे दी और इसके कारण शिवराज सिंह ने इनकी एक नहीं सुनी। अधिकारी लोग नरोत्तम को उसी कैबिनेट बैठक में बेइज्जत करते रहे और इतना सा मुंह लेकर हमारे नरोत्तम भैया चले आए। तो इनकी नूरा कुश्ती तो साफ साफ दिख रही है। इस बार तो लगता है मोदी जी मिलके किसी तरह सरकार बचा लिए, लेकिन ये सरकार महीना से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। काम तो इनसे होने जाना वाला नहीं। इन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कोई काम किया ही नहीं है। पेट्रोल डीजल में सबसे ज़्यादा, यदि पूरे देश का सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा है तो मध्य प्रदेश में महंगा है। बगल में आप जवा के बाद उत्तर प्रदेश चल लग जाता है तो वहाँ 10 रुपये लीटर सस्ता है। तो इनसे काम धाम की तो आप आशा करो ही नहीं। इनसे हिंदू मुस्लिम पर ज्ञान सुन लो, दुनिया भर की बकवास सुन लो। एक बात जरूर मैं आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ देशवासियों और ख़ास तौर पे युवा पे। 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने एक नीति बनाई थी, एक पॉलिसी बनाई थी कि मध्य
प्रदेश के जो भी नागरिक हैं 6-7 करोड़, उनका 2 ही बच्चा होगा, और जिनके 2 बच्चे होंगे वही सरकारी नौकरी पाएंगे, वही चुनाव लड़ पाएंगे, और सरकारी जो सुविधाएं हैं वो उन्हीं को मिल पाएंगी। उसके कारण जनसंख्या कंट्रोल होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, हर आदमी चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन जैसे ही सरकार भाजपा की आई, इसने उस पॉलिसी को हटा दिया। इससे इनका जो आचरण व्यवहार है, इनकी कथनी और करनी का अंतर समझ में आता है कि आज जब ये बात करते हैं जनसंख्या कंट्रोल नियंत्रण की, कि अरे पूरे विश्व में जब जनसंख्या भारत की है तो जनसंख्या भारत में ज़्यादा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाते हो कि भारत के लोग सुखी हों, समृद्ध हों, शिक्षित हों, रोजगार हो, उनके हक का हिस्सा उनको मिले, जिस तरीके से BCG और पोलियो का टीका सबको मिलता है। तब तो कभी नहीं कांग्रेस ने कहा कि ये भाजपा वाला है, इसको मत लगाना, इस कांग्रेस वाला है। और इनकी टीका नीति को देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप पॉलिसी बनाइए, तब तो ये सुधरे। तब तो मोदी जी TV पर आके भाषण दिए, आप याद कीजिएगा ना, जब दुनिया भर के टीकों का प्रोडक्शन की जो कंपनी है वो कहती है कि हम 150 रुपये में केंद्र सरकार को टीका देंगे, तब ये कहते हैं कि राज्य सरकार अपने से खरीदे। जब 9 राज्य बोलते हैं कि ग्लोबल टेंडर में जाएं, मोदी जी कहते हैं कि राज्य वाले ग्लोबल टेंडर में चले जाएं। भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, और 135 करोड़ देश, ये एक ताकत है। एक देश के आप प्रधानमंत्री, आप कैसे किसी राज्य को ये कह सकते हैं? जब GST एक देश एक कर के तहत आप सारा GST ले लेते हैं, और आज आप जब पूरा देश मौत के मुहाने में खड़ा है, तब आप कहते हैं राज्यों से कि जाओ तुम टीका खरीद लो। जब इन्होंने ग्लोबल टेंडर पर अपनी टेंडर लगाई तो कंपनी ने, जो प्रोडक्शन कंपनी है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, फाइजर, उन्होंने कहा कि हम जनवरी के पहले टीका आपको दे ही नहीं सकते। और ये स्थिति बन गई कि अंततः जनवरी, मतलब आज जानिए ना, अभी मई है, जनवरी 6 महीने में, मतलब पूरी दुनिया जब टीका लगा रही है, तब हम मोदी जी राज्यों के साथ धींगा मुश्ती खोल रहे हैं। क्या आप देश के प्रधानमंत्री, क्या आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? क्या ये मजाक आपको शोभा देता है? क्या आप देश का नागरिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा, उसको कह रहे हैं कि अरे ये कैसे प्रधानमंत्री? भाई 150 रुपये में केंद्र को मिलेगा, राज्यों को 400 में मिलेगा, प्राइवेट वालों को 1400 में मिलेगा, फिर उसमें 5% GST लगाएंगे, फिर उसमें 150 रुपये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की नीति के तहत लगाएंगे। क्या लूटपाट है भाई? पोलियो और BCG के जैसे टीके लगते हैं, पैदा हुआ बच्चा उसी तरह टीका लगाइए, और टीका वैक्सीनेशन की एक पॉलिसी देश के लिए एक बनाइए, 150 रुपये का टीका खरीदिए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने समय में टीका लगाया करती थी, देशवासी को हर को टीका लगाइए ताकि सबकी जान सुरक्षित हो। आज पूरे देश में निंदा हो रही है, जब गंगा में बहती हुई लाशें दिखती हैं ना, हम लोग रो देते हैं। कैसे हिंदू धर्मावलंबी हो भाई तुम तो बड़ा हिंदुत्व की बात किया करते थे। हमारे यहाँ तो संस्कार होता है, एक जो मृत्यु का जो संस्कार होता है, उसमें दाह संस्कार एक संस्कार है, जलाया जाता था। क्षिति जल पावक गगन सवेरा, हमारा जो ये नश्वर शरीर है वो मिट्टी से आता था और मिट्टी में मिलता था। आज लोगों ने गरीबी के कारण नदी में बहा दिया, गाड़ दिया। उसके अंदर जब उन्होंने रामनामी उड़ाई तो धन्य रे अजय नाथ विष्ट भगवा पहने हुए, मुंडन कराए हुए, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। किस तरीके की हिंदू की बात करते? हम हिंदू हैं। और उस आदमी ने जो रामनामी उड़ा के लोग अपने परिवारजनों को गाड़ गए, वो रामनामी तुमने निकलवा दी। उनके जाने का भी तुमने शोक ठीक से परिवारजन को मनाने नहीं दिया। उनका मतलब जीते जी तो वैक्सीन मिली नहीं, जीते जी तो दवाई मिली नहीं, मरने के बाद भी में मोक्ष का जो कि कम से कम राम नाम ही ओढ़े थे, राम नाम उनके साथ जाता, उसका भी हक आपने छीन लिया। धन्य हो मोदी, धन्य हो योगी। हम आपके इस तरीके और आचरण की निंदा करते हैं, और आप दोनों के आचरण ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। वैश्विक स्तर पर तमाम देशों ने में ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और एक एडवाइजरी जारी करी कि भारत की कोई यात्रा न करना। आज पूरी दुनिया में हम शर्मसार हुए आपके कारण, क्योंकि आपने, याद कीजिएगा 2020 में टीवी में आके जब दुनिया के लोग कह रहे थे कि तैयारी करो, जब राहुल गांधी कह रहे थे कि तैयारी करो, सेकंड वेव आने वाली है, ये महामारी है, तब आप हाँ 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 हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के नेताओं का। और जब ये अचानक पड़ा तब आप गायब हो गए। 3 महीने से मोदी जी को किसी ने नहीं देखा। अचानक जब देखे कि अब ऑक्सीजन हो गई, बिस्तर मिलने लगे, कोरोना चला गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि महामारी है, तब आप प्रकट होकर ऐसा लग रहा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो ये स्थिति बिल्कुल ख़राब है। हमारा देश इस समय बहुत मुसीबत के दौर में है। तो मोदी जी आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, शिवराज सिंह को सिखाइए कि सरकार लूटने के इस खेल में शामिल ना हो, अन्यथा मध्य प्रदेश का
जो युवा बेरोजगार है उसका विस्फोट होगा, क्योंकि भूखे मरता आदमी ज़्यादा दिन घर में न रह पाएगा। अगर हम बात करें भाजपा सरकार की, जिस दिन भाजपा सरकार भाजपा के ही विरोध हो गई, भाजपा वाले विरोध हो गए एक दूसरे के, तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा हमारे देश में? निसंदेह परिणाम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी 2 दिन से दिल्ली में डेरा धरे हैं। 35 जो उनके एमएलए हैं 70 कुल जीते हैं, तो 35 उसमें से कह रहे हैं कि हमको टीएमसी में जाना है, क्योंकि वो खरीदे हुए लोग थे, तो निश्चित रूप से मूल विचारधारा के तो साथ जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कांग्रेस के नेताओं को जो लोग खरीदने की इनकी कोशिश हो रही है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। ये कहते हैं ना कि लोग प्रचार जीवी हैं, तो ये सत्ता जीवी हैं, ये चुनाव जीवी हैं, ये इनके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। इनको एक तो विरोध जीवी, ये विरोध करना बड़ा अच्छा जानते हैं, प्रचार जीवी 24 घंटा ये इनसे बड़ी बड़ी रैलियां करा लो। जब लाशें गिर रही थी देश में लाखों लाख, तब ये पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे थे। दमोह का चुनाव आप याद कीजिएगा कि पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन था, दमोह में नहीं था, और उसके कारण 17 शिक्षकों की जान चली गई और हज़ारों लोग मौत के मुहाने में चले गए। लेकिन ये प्रचार जीवी, ये चुनाव, इनको 24 घंटा चुनाव चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनकी सत्ता की भूख बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री बने रहें, हम मुख्यमंत्री बने और जनता जाए भाड़ में, हमें कोई लेना नहीं। ऐसी क्या वजह है, जब रैली निकलनी होती, चुनाव आने होते हैं तो कुछ कोरोना नहीं रहता, बट जब बच्चों की पढ़ाई की बारी आती है तो कोरोना काल आ जाता है, ऐसा क्यों? अब ये सवाल तो आपको मोदी जी और शिवराज सिंह जिससे पूछेंगे तो बेहतर जवाब देंगे कि आपकी जब रैली होती है दमोह में, पश्चिम बंगाल में, और अमित शाह दिन भर रैलियां करते हैं तो कोरोना नहीं होता है। लेकिन बेचारे बच्चे 2-2 साल से कोई परीक्षाएं नहीं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बिना पढ़े हो गए, उनको काका गागा भी भूल गया होगा कि तो ये तो इनसे पूछना चाहिए कि आखिर पढ़ाई क्यों बंद करा के रखे हो। अच्छा, भाजपा के साथ एक अशिक्षित ये चाहते हैं कि देशवासी रहें, पढ़ा लिखा आदमी इनका विरोध करता है, इनकी चालूगिरी सब जान जाता है। इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता नहीं है, लेकिन जो अनपढ़ रहता वो इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में जो ये पढ़ाते हैं अपनी हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वो जानता है। तो इनकी इच्छा है कि भारत पढ़ा लिखा बिल्कुल ना रहे, इसी दिशा में इनके काम है, ताकि इन्होंने स्कूल और कॉलेज बंद करा रखे। अच्छा, चौधरी राकेश चतुर्वेदी को रीवा के प्रभारी बनाने पर विरोध क्यों किया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है कि उनको प्रभारी बनाने पर विरोध किया है? मध्य प्रदेश के सभी जिलों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा प्रभारी बनाए गए हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में भी आगामी आने वाले चुनाव की तैयारी कहें या संगठनात्मक दक्षता के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। सीधी में सईद अहमद जी बने हैं, सतना तरुण बनोज साहब बने हैं, सिंगरौली आनंद अहिरवार बने हैं, ग्वालियर में अवनीश भार्गव जी बने हैं। इसी तरह संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी बनाए गए हैं। और चौधरी राकेश सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री रहते हुए वो रीवा जिले के प्रभारी थे, तो निश्चित रूप से भौगोलिक संरचना का उनको अनुमान होगा और उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए पीसीसी के सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने उनको प्रभारी बनाया होगा। और यदि हमारे अध्यक्ष ने बनाया है तो हम किंतु परंतु और सवाल करने वाले होते कौन हैं? सूरज को दिया दिखाने की औकात मेरी नहीं है। संगठन का जो आदेश और निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करना हमारा दायित्व है। अच्छा, अगर हम बात करें टीकाकरण की, तो कुछ लोगों में एक डर सा बैठ गया है टीकाकरण को लेकर कि मृत्यु हो रही है, जिससे गाँव में कुछ लोग नहीं लगवाते हैं टीकाकरण, तो उस पे आप हमारे रीवा टाइम्स के माध्यम से क्या कहेंगी? मेरा आपके चैनल के माध्यम से रीवा जिले की और संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि हर व्यक्ति को टीका जरूर लगवाना चाहिए, और टीका आप सबको, आपको सुरक्षित करेगा और आपके पड़ोसी के, आपके परिवार को सुरक्षित करेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि गांव में भाजपा और उनकी टीम द्वारा इसके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया गया, क्योंकि इनके पास टीका था नहीं। तो ये बेहतर तरीका होता कि कोई जाए नहीं, तो इन्होंने अफवाहों का बाजार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्म कराया, और अब अफवाह इतनी ज़्यादा फैली गई है कि उसको रोकना मुश्किल होगा। मैं मध्य प्रदेश और रीवा जिले के समस्त नागरिकों से, 8 करोड़ जनता से ये अपील करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आपकी बहन ने दोनों डोज टीका के लगवाए हैं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मेरे पति ने भी लगाया है, मेरी 70 वर्ष की मम्मी ने लगाया है, मेरी 4 मौसियों ने लगाया है, और मेरी 93 साल की सासू माँ ने लगाया है, मेरे 70 साल के जेठ ने लगवाया है। उनको किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब हैं यहीं पे। तो आप मेरा हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक 8 करोड़ जनता से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के छल छद्म षड्यंत्र में मत पड़िए, वैक्सीनेशन केंद्र जाइए,
टीका मांगिए, मोदी टीका दो, और भारतीय जनता पार्टी जो दुष्प्रचार फैला रही है उसके खिलाफ लगिए। टीका हमारी आपकी ज़रूरत है। जैसे पोलियो और BCG का टीका आपके बच्चा पैदा होता है उसी दिन यहाँ पर लगता है, बड़ा सा निशान होता है यहाँ पर, इसी तरह वो भी टीका है, ये कोरोना से हमारी आपकी रक्षा करें। धन्यवाद, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए रीवा टाइम्स पर।